हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्वप्न स्टडी सर्कल। हमारा एसएसटी में नेशनलिज्म इन इंडिया शुरू था, जिसका 7 पार्ट हमारा हो गया था लास्ट टाइम, एंड नाउ टुडे इट्स टाइम टू सी द पार्ट 8। इस पार्ट में हम लोग जो पार्टिसिपेंट्स थे वो कौन से वर्कर्स थे, कहाँ से थे, रिच थे, पुअर थे, बिजनेस क्लास थे, इंडस्ट्रियल वर्किंग थे, वुमेन्स थी, ये सब हम लोग इसमें देखने वाले हैं। उनका पार्टिसिपेशन किस तरह से था और सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में इन लोगों ने अपने हाथ पीछे कर लिए, किस कारणवश, ये हम लोग इस पार्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 3.2 हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट। जिन जिन लोगों ने इस मूवमेंट में, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट की बात कर रहे थे, इसके पहले हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट देखी जिसको कॉल्ड ऑफ कर दिया था चौरा चौरी इंसिडेंट के बाद। सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को भी, मतलब कौन सी मूवमेंट किस वजह से कॉल्ड ऑफ की गई थी, ये प्रॉपरली आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि दोनों के रीज़न अलग अलग पूछे जाते हैं, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को इस बारे में, तो उसको आप आराम से देखिएगा। सो हम लोग सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट के बारे में देख रहे थे, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मैं फिर एक बार रिमाइंड करा रहा हूँ कि चौरा चौरी वाला जो इंसिडेंट था, काफ़ी लोगों पे बाद में फायरिंग ये वो जो भी वायलेंस हुए थे, उसके वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद कर दी थी। उसका कारण भी था कि लोगों को ब्रिटिश गवर्नमेंट के कॉलेजेस, स्कूल, उसको पर्याय इंडियन कुछ नहीं था या कम था। सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में हम लोगों ने देखा पिछली बार कि सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को भी साल्ट मार्च द्वारा बहुत अच्छे से आगे बढ़ाया गया। पहली बार तो उसको कॉल्ड ऑफ कर दिया था, पर फिर से एक बार दोबारा गांधी जी ने, आपने पिछले पार्ट में देखा होगा, अब्दुल गफ्फार खान वगैरह, इनको अरेस्ट कर दिया था, नेहरू वगैरह, फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए आयरन पैक्ट किया था, गए भी थे मगर वो फेलियर हो गई थी, तो उसके वजह से स्लो डाउन हो गई, पर फिर से गांधी जी ने शुरुआत की, बट उतना सक्सेस नहीं मिला। नहीं मिलने के कारण भी मतलब उसके भी और कुछ कारण हैं, जैसे इन कंट्री साइड है, मतलब गांव की तरफ जो रिच प्रेजेंट्स थे, रिच प्रेजेंट की जो कम्युनिटीज थी, जैसे कि पाटीदार ऑफ गुजरात एंड जट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। अब ये जो पाटीदार ऑफ गुजरात एंड जट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, ये रिच लोग थे, अच्छा खासा पैसा था, ये मूवमेंट में एक्टिव थे, क्योंकि एक्चुअली ये प्रोड्यूसर थे कमर्शियल क्रॉप्स के। ये जो पाटीदार एंड जट्स जो थे, बिलोंग्स टू गुजरात एंड उत्तर प्रदेश, ये प्रोड्यूसर थे कमर्शियल क्रॉप्स जो थे उनके, विच वॉज वेरी हार्ड हिट बाय ट्रेड डिप्रेशन। आपको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से ट्रेड डिप्रेशन आ गया था, प्राइजेस फॉल हो गई थी, सभी चीज़ों की कीमतें कम हो गई थी, तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी पे करना मुश्किल हो गया था। तो उसके वजह से जो पाटीदार और जट्स थे, ये इस मूवमेंट में शामिल हो गए, ताकि स्वराज के साथ साथ इनका रेवेन्यू भी माफ हो जाए। They deeply disappointed when the movement was called off। उनको लगा कि हमारे मांगे जो है रेवेन्यू कम करने की या फिर ना पे करने की, रद्द करने की, इसके लिए मूवमेंट में पहली बार उतरे, पर बिना इनकी मांगे पूरी हुई, ये जो मूवमेंट है उसको बंद कर दिया गया। अब बंद कर दिया गया तो इनका डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि भाई हमने इतना सपोर्ट किया, मार खाए किया, जो भी चीज़ किया, पार्टिसिपेट किया, बट हमारी मांगे पूरी ही नहीं हुई, और गांधी जी ने 1931 में उसको कॉल्ड ऑफ कर दिया। तो जब वो दोबारा मूवमेंट को 1933 कॉल्ड ऑफ कर दी गई, 1931 पर दोबारा जब शुरू हुई इन 1933, तो ये जो लोग थे इन्होंने पार्टिसिपेट मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया, क्योंकि पहली बार जब मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था तो उनकी मांगे पूरी नहीं हुई, फिर 2 साल बाद जब फिर से करने की कोशिश की गांधी जी ने, तो इन लोगों ने मना कर दिया, या फिर बहुत कम पार्टिसिपेशन मिला। ये था रिच पीजेंट्स।
ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर के लिए 5 मार्क के लिए स्पेशली पूछा जाता है कि किनका किनका पार्टिसिपेशन था और लिमिटेशंस क्या थी मूवमेंट में, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में। तो आप यहाँ पे रेड लाइन मैंने हर चीज के नीचे आप देख सकते हैं, रिच पीजेंट्स, पुअर पीजेंट्री, बिजनेस क्लास, इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लासेस एंड वुमेन, 1 2 3 4 5। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, फिर बाद में कॉल्ड ऑफ हो गए या उनको कम कर दिया गया, किस वजह से, ये डिटेल में हम लोग इस पार्ट में देखेंगे। तो रिच पीजेंट्स का हमने देख लिया, 31 की कॉल्ड ऑफ के बाद 33 में जब दोबारा से वो मूवमेंट शुरू की तो इन लोगों का मन नहीं था, इन लोगों को नाराज थे, डिसअपॉइंट हो गए थे और इन लोगों ने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया या फिर काफी कम पार्टिसिपेशन हुए। ये था रिच पीजेंट्स के बारे में। अब पुअरर पीजेंट्री मतलब जो गरीब लोग थे, ये इंटरेस्टेड थे इन लोअरिंग रेवेन्यू। ये इसलिए इंटरेस्टेड थे क्योंकि उनका जो रेवेन्यू पे करना था उसको लो किया जाए। ये तो रिच थे, ठीक है, इनका अपना को सब कुछ था, कमर्शियल क्रॉप के व्यापारी थे, पर जो गरीब थे, पुअर पीजेंट्स थे, वो रेवेन्यू कम करने के पीछे लगे थे। साथ साथ इनकी जो कल्टिवेटिंग लैंड थी वो रेंट से लेते थे, तो डिफिकल्ट टू पे देयर रेंट्स, मतलब ये मूवमेंट की वजह से सब कुछ चीज़ें बंद हो गई, काम धंधा बंद हो गया, मूवमेंट में पार्टिसिपेट करे, सब साथ चल रहे हैं मार्च पे ये वो, तो काम नहीं हो रहा था, प्राइजेस कम हो गई थी, रेवेन्यू भी बंद होने का नाम नहीं ले रहा था, फ्रस्ट्रेशन भी हो रहा है, ब्रिटली ब्रिटन बाय ब्रिटिशर्स। और मेन रीजन पुअरर पीजेंट्री का इस मूवमेंट से अलग होने का ये भी था कि ये जो रिच पीजेंट था, कांग्रेस का इनकी तरफ ज्यादा ध्यान था, इनकी मांगों की तरफ ध्यान ज्यादा था, एंड कांग्रेस वाज अनविलिंग टू सपोर्ट द नो रेंट कैंपेन, सो देयर रिलेशनशिप रिमेन अनसर्टन। म्हणजे जो कांग्रेस वाले थे, उन कांग्रेस वालों ने क्या किया कि जो दूसरी मांगे थी उसकी तरफ ध्यान दिया, और इनका जो पुअर गरीब लोगों का नो रेंट वाला कैंपेन था उसको अनविलिंग टू सपोर्ट, मतलब ज़्यादा सपोर्ट नहीं दिखाया। इसके वजह से पुअर पीजेंट्री और कांग्रेस इनमें रिलेशनशिप अनसर्टन रहेगी, नहीं प्रॉपरली बन पाए, तो इसकी वजह से ये पुअर क्लास भी मूवमेंट से थोड़ा अलग हो गया। अब और एक थे बिजनेस क्लास वाले, सबसे बड़ा रोल था इनका। दे मेड अ ह्यूज प्रॉफिट ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब देखिए कैसा था, बिजनेस वाले थे, फॉरेन गुड्स का इन पे इफेक्ट होता था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मांगे बढ़ गई, इंडियन प्रोडक्शन बढ़ गया, तो डेफिनेटली इनका प्रोडक्शन भी बढ़ गया, इनको प्रॉफिट हुआ, एंड वांटेड टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड। वो चाहते थे कि फॉरेन गुड्स बंद हो, क्योंकि ये बिजनेस इंडिया में करते थे, इंडिया में इनका प्रोडक्शन होता था, तो बाहर से अगर नहीं कोई चीज़ आएगी, फॉरेन गुड्स आएगी, तो डेफिनेटली इनके प्रोडक्ट का अच्छा असर होगा उसका। तो वर्ल्ड वॉर की वजह से उनको प्रॉफिट भी हुआ था बिजनेस क्लास वालों को, साथ साथ में उनको फॉरेन गुड्स की इंपोर्ट से प्रोटेक्शन भी चाहिए था, सो दे पार्टिसिपेट इन दिस मूवमेंट, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। इन लोगों ने एक्चुअली एक फेडरेशन भी बनाई थी, इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, FICCI का लॉन्ग फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। अब इसे लीड जो कर रहे थे वो थे, नीचे में देखिए रेड लेटर्स में लिखा हुआ है, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास एंड JD बिरला। टाटा बिरला नाम सुना होगा, तो पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, JD बिरला, ये लोग भी इस फेडरेशन में थे, मेन लीड कर रहे थे FICCI को। दे सपोर्टेड द मूवमेंट, सिर्फ मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे नहीं थे, दे गेव द फाइनेंशियल असिस्टेंट, मतलब कुछ चीज़ों के लिए पैसा भी लगता था, बैनर बनाने, लोगों को ट्रांसपोर्ट कराना है, फिर जो भी चीज़ें हैं, लोगों का सब मूवमेंट में आ रहे, बाहर गांव से आ रहे, तो उनका खाना वगैरह ये वो सब चीज़ें, तो डेफिनेटली इन लोग फाइनेंशियल सपोर्ट भी दे रहे थे, ये इनका मेन रोल था। एंड दे रिफ्यूज टू बाय और सेल इम्पोर्टेड गुड, उन्होंने खरीदना और बेचने से, इम्पोर्टेड जो गुड था उसको खरीदने बेचने से मना कर दिया।
इनका सीधा ये भी था कि इनका भी जो प्रोडक्शन था उस पर भी इसका अच्छा असर होने वाला था। तो पूरी तरह से ये मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे। कौन? बिजनेस क्लास के बारे में देख रहे हैं, जिन्होंने एक फेडरेशन बनाई थी, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, FICCI, जिनको मेनली लीड कर रहे थे पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, JD बिरला। I don't want to waste my energy to repeat again and again the sentences. I repeat that sentences because they have the main importance in the question answers. कहीं इंपॉर्टेंट रखते हैं, इसलिए मैं वो चीज़ को दोबारा रिवाइज करता हूँ, दोबारा बोलता हूँ ताकि वो रिमाइंड हो। मैंने बोला कि बस आंखें बंद करो और मस्तबे की सुनो मैंने क्या बोल रहा हूँ करके। सो इस तरह से बिजनेस क्लास जो थे वो पार्टिसिपेट हुए, काफ़ी अच्छे से फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया उन लोगों ने, और इंपोर्टेड गुड्स को बाय और सेल करने के लिए रिफ्यूज़ भी कर दिया। बट in the next part, after failure of round table conference, business group were no longer uniformly enthusiastic. आपको याद होगा गांधी जी आयरन पैक्ट के समय में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को गए थे, पर वहाँ पे अनसेटिस्फाइड होकर वापस आए। अब्दुल गफ्फार खान और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जेल में ही थे, काफ़ी कुछ क्लैशेस थी, नहीं सक्सेस हो पाया, कॉल्ड ऑफ कर दिया मूवमेंट। तो उसके वजह से ये बिजनेस क्लास भी इस मूवमेंट से दूर हो गए। अब एक और क्लास था, द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लासेस। इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लासेस, they did not participate in civil disobedient movement in a large number except in नागपुर रीजन। देखिए नागपुर का नाम आया है। इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लासेस जो थे, मतलब जो इंडस्ट्री में वर्क करते थे, एक्चुअली उनकी डिमांड थी फॉर द लो वेजेस। लो वेजेस की डिमांड नहीं थी, उसके खिलाफ थी कि हमें वेजेस बढ़ा के चाहिए। और फैक्ट्रीज में वगैरह उस टाइम में पुअर कंडीशन थी यार, मतलब पोल्यूशन था, ना मास्क था, ना कुछ था, ना मतलब सेफ्टी किट्स थी। उस दिन भी पिछले पार्ट में कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया कि कोयले खदान में या फिर जो इमारत वगैरह बनाते हैं उन लोग हेलमेट लगाते हैं येलो कलर का वगैरह, प्रोटेक्शन किट्स होती है। इन लोगों को कुछ नहीं दिया जाता था, ज़्यादा काम कराते थे, लो वेजेस देते थे। तो ये इंडस्ट्रीज में जो वर्कर थे इनका भी आंदोलन था। सो इन्होंने बाद में फिर पार्टिसिपेट नहीं किया इस मूवमेंट में, क्योंकि इनका खुद इंडस्ट्रियलिस्टों के खिलाफ भी था। सिर्फ इसको सपोर्ट मिला नागपुर रीजन में। हमारे नागपुर के जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे इन्होंने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया था सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में। ये हम लोग सेकंड टाइम की सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट बोल रहे हैं। पहले इसमें तो सबने पार्टिसिपेट किया, पर सेकंड टाइम में किन्होंने अपने हाथ निकाले, जिसमें रिच पीजेंट थे, दूर हो गए। सेकंड टाइम जब ये मूवमेंट फिर से चलाई गई 1933 में, तो रिच पीजेंट्स अलग हो गए, पुअर पीजेंट्स अलग हो गए, बिजनेस क्लास भी थोड़ा पीछे हट गए। देन ये इंडस्ट्रियल वर्कर, इन्होंने भी पार्टिसिपेट नहीं किया, बस थोड़ा सा जो हमारा नागपुर है यहाँ के वर्कर्स ने सपोर्ट किया, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट कम क्लोजर टू कांग्रेस। अब डेफिनेटली पैसा वगैरह प्रोवाइड करते थे, उनकी बड़ी मांगे थी, बड़े कॉन्टैक्ट्स थे, तो ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे ये कांग्रेस के ज़्यादा पास में थे। बट वर्कर्स स्टे अलोव, वर्कर्स थोड़ा उनकी मांगे थोड़ी कांग्रेस कमिटीज़ के, कांग्रेस मेंबर्स के दूर रह गई, बिकॉज कांग्रेस वॉज रिलक्टेंट टू वर्कर्स डिमांड लाइक लो वेजेस, पुअर वर्किंग कंडीशन। इनकी जो मांगी थी, लो वेजेस मिल रहे भाई, पुअर कंडीशन है उसको अच्छी करो, वेजेस बढ़ाओ, इस मांगों के लेके ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी, क्योंकि इसको अगर इंटरेस्ट दिया जाता तो डेफिनेटली इंडस्ट्रियल जो मालक थे उन पे भी असर होता, उनमें इंडियंस भी थे, ना कि सिर्फ ब्रिटिशर्स, और उनसे फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा था, इसलिए वर्कर्स की तरफ ध्यान कम करा। सो इसलिए ये इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लासेस ये भी अलग हो गया। अब ड्यूरिंग द गांधी जी साल्ट मार्च, हमारा लास्ट पार्टिसिपेंट्स थे वुमन, औरतें। ड्यूरिंग द गांधी जी साल्ट मार्च मेनी वुमेन्स कम आउट ऑफ देयर होम, कुछ रिच कुछ पुअर, सभी महिलाएं, सिर्फ गरीब महिलाएं नहीं तो अच्छे घरों की भी महिलाएं बाहर आई
सुना उनको, गांधी जी को, उन्होंने भी जो प्रोटेस्ट मार्चेस हुए थे उनमें पार्टिसिपेट किया। साल्ट बनाना, मैन्युफैक्चर करना, वहाँ पे भी मतलब उन्होंने बाइकआउट कर दिया था ब्रिटिशर्स के साल्ट्स को और खुद का साल्ट बनाने लग गए, वहाँ पे भी लेडीज़ ने काम किया। पिक्टेड फॉरेन क्लोथ एंड लीकर शॉप, डेफिनेटली आपको पता होगा, फॉरेन क्लोथ और लीकर शॉप को पिक्टेड किया, पिक्ट किया मतलब रोक दिया। उस दुकानों में जाने वाले रास्तों पे इन लोग अड़ गई, आंदोलन किए। इनमें सभी चीज़ों में वुमेन्स पार्टिसिपेट की। पर जैसे जैसे मूवमेंट आगे बढ़ी कुछ प्रॉब्लम्स हुए होंगे, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट गांधी जी वॉज कन्विंस्ड दैट इट वॉज द ड्यूटी ऑफ वुमन टू लुक आफ्टर होम। हो सकता था कि इस मूवमेंट की वजह से शायद घर के काम, बच्चे, सबके तरफ ध्यान ना देते हुए वुमन पूरी तरह से खुद को झोंक दी थी इस मूवमेंट के लिए। गांधी जी को शायद ये अच्छा नहीं लगा। उनका ये कहना था कि सबसे पहले वुमन की ड्यूटी है अपने घर की देखभाल करना, अपने से बिलोंगिंग लोगों की देखभाल करना। बी अ गुड मदर एंड गुड वाइफ, एक अच्छी माँ बनना और एक अच्छी बीवी बनना, क्योंकि घर का सारा काम, घर पूरा डिपेंड करता है वुमेन्स के ऊपर, और वो घर से निकल कर अगर मूवमेंट में पूरी तरह से पार्टिसिपेट करेंगी तो घर पे खाना बनाना, बच्चों की देखभाल करना, छोटे छोटे बच्चे इन पे अफेक्ट हो रहा था। तो गांधी जी ने उनको थोड़ा सा दूर रखा, कहा कि भाई तुम्हारा मेन काम जो है वो घर की देखभाल करना है, अपने बिलोंगिंग की देखभाल करना है, अच्छी मदर्स बनिए, अच्छी वाइफ बनिए। और स्पेशली कांग्रेस वॉज रिलक्टेंट टू अलाउ द वुमन टू होल्ड एनी पोजिशन ऑफ अथॉरिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। थी उस टाइम में एक दो ऐसी लेडीज, कुछ फॉरेन से भी बिलोंग करती थी, जो परमानेंटली इंडियन होगी बाद में, नेट पे आप ढूंढो तो सर्च करो तो आपको मिलेगा। पर अधिकतर वुमेन्स के शायद डाउट था उनको कि मतलब मैन की तरह वुमेन्स भी फाइट कर पाएगी कि नहीं करके, इसलिए कांग्रेस जो थी वो रिलक्टेंट थी टू अलाउ द वुमन टू होल्ड एनी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, मतलब एक हायर पोजीशन पे ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्टिकुलर मेन काम औरतों को नहीं सौंपा जाता था, दूर रखा जाता था। कर रही थी औरतें, बहुत अच्छा वर्क कर रही थी, पर कांग्रेस को लग रहा था कि शायद उस टाइम में नहीं था ना इतना, आदमी के साथ साथ हाथ मिला के हाथ, औरतें बिल्कुल उनके बराबरी नहीं था उस टाइम में, ये सब चीज़ें अभी चलता है। तो इसके वजह से भी औरतों को कहीं तो भी दूर किया गया, नहीं तो उनका पार्टिसिपेशन तो बहुत ज़बरदस्त था। तो इस तरह से इस मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर दिया था 1931 में। दोबारा जब 1933 में शुरू किया तो रिच पीजेंट्स, पुअरर पेजेंट्री, बिजनेस क्लास, इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लासेस एंड वुमेन्स, ये सब को पीछे हटना पड़ा या खुद से ये पीछे हो गए। क्यों? इस पार्ट में हमने इनका रीज़न देखा है। ये लॉन्ग आंसर्स के लिए काफ़ी बार पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट में मैं हर चीज़ के 2-3 पार्ट भी बना सकता था, पर नहीं, ये मायने रखता है क्वेश्चन आंसर्स के लिए, लॉन्ग आंसर्स के लिए, इसलिए इनके सेपरेट पार्ट्स बना हुए, चाहे छोटे हो, बट ये इंपॉर्टेंट है। सो आप जो मैं पिक भेज रहा हूँ उसको एक बार लिखेंगे, फिर इस वीडियो को सुनेंगे, नोट्स भी बन जाते हैं। पूरा बुक लेसन वाइज पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि इसमें सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर हो रहे हैं, और अच्छे से समझ के फिर आप क्वेश्चन के आंसर्स की प्रैक्टिस भी करोगे। तो होप आप समझ रहे होंगे लेसन को। फिर भी अगर कुछ डाउट्स होते हैं तो आप पर्सनली कॉल करके या फिर एक आध मैसेज आप मुझे आउट ऑफ ग्रुप भेज कर कंसल्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट ओनली इन ऑफिस टाइमिंग। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।